अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत जहां माशी तरक्की के दावे कर रही है, जहां सियासी तौर पर अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चल के एक मजबूत हुकूमत का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है, वहीं कुछ और ऐसी अहम तरीन खबरें और डेवलपमेंट्स हैं जिन पर कहा जाए कि अगर पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज नहीं होंगी तो ये सरासर गलत होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से आज शाम को आने वाली खबर, जिसकी बाज़गश्त अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी है, कि आया फ़ौज की तरफ से बिला आखिर एक हतमी फैसला कर लिया गया है कि ना सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल किया जाए बल्कि उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि आया जो खबरें अभी तक आ रही हैं टॉप सिटी केस के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन देखना होगा क्या इसके ताने बाने कुछ दीगर अहम मामलात की तरफ भी जुड़ते हैं या फिर नहीं। फैज़ाबाद धरना से लेकर 9 मई जैसे अहम तरीन वाक़यात और इसके अलावा सियासी जमातों में इंटरफेरेंस, यकीनन इस किस्म के और कई दीगर मामलात हैं जिसमें माली बेज़ाब्तगियाँ भी सर फहरिस्त हैं। ये वो तमाम इशूज़ हैं जो कि फैज़ हमीद साहब की शख्सियत और उनके करियर का अहाता करती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आया फ़ौज की तरफ से अभी तक जो बात की जा रही है वो एक केस के हवाले से है या फिर एक मुकम्मल मुसव्वदा सबूतों की सूरत में उनके पास मौजूद है। इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इसके अलावा एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जहां हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट को नाफिज करने के बाद ये कोशिश की है कि मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है उसका खात्मा किया जा सके, वहीं अदलिया से खबरें ये आ रही हैं कि जो अदालती फैसले हैं उनके ऊपर तो हर सूरत में अमल करना इस हुकूमत के ऊपर वाजिब है। अब देखना होगा कि क्या वाकई हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो इख्तियारात की रस्साकशी है वो कहीं थमती हुई नजर आ रही है या फिर नहीं। हुकूमत की इसके ऊपर हिकमत अमली क्या होगी, इसी के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं बल्कि सीनियर इरफान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आपकी बात यकीनन मुस्तनद हलकों में जो अवलीन एक तरीके से देखा जाए तो एक लाइन ड्रॉ करती है और पॉलिसी ड्रॉ करती है जो कुछ आप अपनी गुफ्तगू में कहते हैं। सर ये फरमाइएगा कि पहले तो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के ऊपर आपका मौक़िफ़ क्या है, ज़ाती मौक़िफ़ क्या है, हुकूमती मौक़िफ़ से कतई नज़र। दूसरा ये कि आपको लगता है कि क्या वाकई सिर्फ एक केस को मद्देनज़र रखते हुए इतना बड़ा अमल जो है वो किया गया है फ़ौज की तरफ से? जी, बहुत शुक्रिया सना। जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद के बारे में ख़बर आई है अभी कुछ देर पहले कि उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है या उनको हिरासत में लिया गया है या उनका कोर्ट मार्शल शुरू होने जा रहा है। बुनियादी बात तो ये है कि ये फ़ौज का अपना एक दाखिली नज़्म है और बड़ा कड़ा नज़्म है और फ़ौज जो है इस तरह का एहतसाब करती रहती है। आप 9 मई के बाद देखें, अगरचे जो सिविलियन अदाकार हैं या किरदार हैं वो तो अभी गिरफ्त से बचे हुए हैं, लेकिन उससे ज़रा सा भी नाता रखने वाले दर्जनों जो सीनियर फ़ौजी एहलकार हैं वो फारिग किए जा चुके हैं। जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक़ है, मैंने जो एलामिया पढ़ा है ISPR का, उसमें ये चीज़ वाज़ेह होती है कि सिर्फ़ एक किसी कॉलोनी का या किसी टॉप सिटी का मसला नहीं है। उनके बारे में जो दूसरा पैराग्राफ आगाज़ ही में बताता है कि देयर आर लॉट मोर इशूज़, मैनी मोर इशूज़ जिनके अंदर उनका ताना बाना जुड़ा हुआ है। अब ये बात तो मेरा ख्याल है किसी से ढकी छुपी नहीं है कि फैज़ हमीद साहब जब एक अहम इदारे के सरबराह थे या उसके दूसरे नंबर पे काम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी हुदूद से बहुत तजावुज़ किया, सियासत में लतपत किया अपने इदारे को। और यहाँ तक ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो नवाज़ शरीफ साहब और उनकी बेटी के बारे में ज़मानतें नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन से पहले वो बाहर नहीं होनी चाहिए, ये कहने के लिए वो एक सर्विंग जज और सीनियर मोस्ट जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके घर गए, एक बार नहीं 2 बार गए। तो ये सारी बातें ऐसी हैं, मेरा ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं फ़ौज को इन चीज़ों का एहतसाब करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने हमारे निज़ाम को इस अदम इस्तेकाम के मौजूदा जिस गर्दाब में हम फंसे हुए हैं ये लेके आए हैं। और ये ख़बरें भी ढकी छुपी नहीं हैं कि इसके बाद भी, यानी अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो बड़े मुतहर्रिक रहे हैं और बहुत से ताने बाने उनके एक मखसूस जमात की जो क़यादत है उसके साथ और उनकी जो कारनामे हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये बात भी बड़े तवातुर के साथ मैं देखता भी हूँ और सुनते भी रहते हैं कि एक हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्हें नौकरियां देने के इल्ज़ाम में पता नहीं कितनी कैद मुकदमा पड़ी, लेकिन इनके बारे में ये है कि इन्होंने लातादाद अपने इलाके के लोगों को मेरिट से हट के किसी कंपटीशन के बगैर
किसी प्रोसेस के बगैर बड़े आम इदारों के अंदर डाला है, सिर्फ उनको देखा जाए तो उनकी तादाद भी सैकड़ों और शायद हज़ारों में चली जाती है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि फ़ौज ने उनके मुहासबे का फ़ैसला किया है, और ये एक पैगाम भी है कि फ़ौज मुहासबे पे, एहतसाब पे और कड़े एहतसाब पे यकीन रखती है, और जो लोग सिविल इदारों के अंदर हैं या सिविल निज़ाम के अंदर हैं, उनका एहतसाब भी उसी संजीदगी के साथ होना चाहिए। ये एक कड़ा पैगाम भी है कि फ़ौज अगर अपने लोगों के साथ इस तरह का एक शिकंजा कस सकती है, तो वो लोग जो बराह रास्त फ़ौज के शिकंजे में नहीं है, लेकिन रियासत को उसी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से सर आखिरी सवाल एक और, वो ये कि आपके ख्याल में क्या वाकई ये सिर्फ इस एक मुकदमे का ही अहाता करता होगा टॉप सिटी? क्योंकि जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि इनका नाम मुतादिद जगहों पे आता रहा है, कभी माली बेज़ाब्तगियों के हवाले से, फिर फैज़ाबाद धरना केस रिकॉर्ड पर मौजूद है, बड़ा असर व रसूख और दबाव डालने की कोशिश मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर फैज़ हमीद साहब की तरफ से की गई कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं ये बंद हो जाएँ, और वो कई चीज़ों में थी। ख़ुद एक जमात से ताल्लुक़ रखने के हवाले से भी, उसमें दबाव डालने के हवाले से भी उनकी बात की जाती रही। फिर 9 मई इसमें एक ऐसा सरफ़हरिस्त वाक़या है जिस पे फ़ौज ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपके ख़्याल में क्या ये सारी चीज़ें भी उतनी या किसी न किसी शक्ल में मौजूद होंगी सबूतों की सूरत में? आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है कि क्या ये इतना आसान होगा कि सिर्फ टॉप सिटी को ही खाली रैंक किया जाए इनकी गिरफ्तारी के लिए? वो एक पहलू ज़रूर है, या वो उनके जो कामों की या कारनामों की एक फ़हरिस्त है उसके अंदर ज़रूर आते हैं, जिसका जिक्र भी किया गया है। लेकिन जो मैं गुजारिश की है कि उनके आप एलामिया के जो सेकंड पैराग्राफ का आगाज़ ही इन लाइन से होता है कि उनके साथ और भी बहुत से मामला जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई छोटा केस होगा, ये बड़ा वसी तर केस होगा, और इसकी तहकीकात की तफसीलात जब सामने आएंगी तो हमें पता चलेगा कि वो किस हद तक मामलाते हुकूमत में दखील थे, किस हद तक वो सियासत के अंदर अपने इदारे को बड़ी हद तक उसमें मेरा ख्याल है कि गालिब रोल जो है उसका अपना लिया था, और किस तरह जो हरीफ थे उस वक्त की हुकूमत के, वो इनके कहने पे और इनकी वजह से मुख्तलिफ अजाबों में, तकलीफ़ों में गिरफ़्तार रहे, जो नाकाबिले यकीन बातें हैं। लेकिन जब तहकीक होगी तो मेरा ख्याल है वो सारी चीज़ें अच्छा, इरफान साहब, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसका मतलब जिस तरह आपने भी खुद भी कहा कि फ़ौज ने अपने अंदर एक एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है, तो अब ये समझा जाएगा कि ये जो एक खुद एहतसाबी तो चलें बाद की बात है, लेकिन ये जो सियासी सिस्टम में एहतसाब की बात बड़े अरसे से की जा रही है, मुकदमात इल्तिबा का शिकार हैं, सियासी जमातें ये समझती हैं कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। अब एक पैगाम देने की कोशिश की गई है फ़ौज की तरफ से कि अब सबका एहतसाब होगा। अगर बराह रास्त फ़ौज के जहन में ये बात है या नहीं है, जी। या फ़ौज ने ये कोशिश की है पैगाम देने की या नहीं की है, लेकिन ये पैगाम खुद ब खुद चला गया है कि अगर हमारे मुल्क का सबसे मुक़्तदर और मुअस्सर और मुनज़्ज़म इदारा इस तरह की चीज़ों की कड़ी गिरफ्त करने वाला है या करने जा रहा है या उसने शुरू कर दिया है, तो फिर 9 मई जैसे जो सीरियस मामलात हैं, कुछ बईद नहीं है कि आप जिस किरदार को हम ज़ेर बहस लाए हुए हैं, इसका कोई ताल्लुक 9 मई से भी जुड़ा हुआ नज़र आ जाए, क्योंकि 9 मई भी एक बड़ी सोची समझी बागियाना कार्रवाई थी। 250 मकामात पे जब हमले होते हैं, फ़ौज के अंदर इर्तियाश पैदा करने की कोशिश की जाती है, फ़ौज के चीफ को उस सारे इनकलाबी प्रोसेस के अंदर फारिग करने का मंसूबा बनता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अब देखी जाएंगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इरफान साहब सर, कुछ दीगर इशूज़ की तरफ आती हूँ मैं। ये जो पिछला पूरा हफ्ता रहा, इसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ी गुमगू कैफियत रही। कभी लगता था अपोजिशन के पास जाएंगी, फिर लगा कि नहीं, उस बिल के पास होने के बाद जिसको इलेक्शन एक्ट का नाम दिया गया, फिर हुकूमत की तरफ चली गई। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरुमीद है कि वो कोर्ट से वापस ये मखसूस नशिस्तें अपने हक़ में ले लेंगे। सर, एक तो ये बताइएगा कि इससे एक तफरीक ज़रूर पैदा हो गई कि एक तरफ अदलिया का फैसला है और एक तरफ पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब इनमें से कौन सा ऐसा इदारा है जो बेहतर पोजीशन पे है? क्या ये आपसी लड़ाई की कैफियत आपके ख्याल में नहीं पैदा होती हुई नजर आ रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे ख्याल के अंदर इस वक्त अगर हम देखते हैं, बल्कि जब भी अदालतों को फैसला करने बैठना होता है, तो सबसे सुप्रीम चीज़ जो होती है वो पार्लियामेंट भी बाद में आती है, अदलिया भी बाद में आती है। वो एक दस्तावेज़ है जिसको हम दस्तूर पाकिस्तान कहते हैं, आईन पाकिस्तान कहते हैं।
अदलिया हरगिज़ जो जो हमारे एक बहुत सीनियर जज साहब ने फरमाया, ऐसा नहीं है कि अदलिया के मुंह से जो बात निकल जाए वो हतमी है, वो हरफ आखिर है। अदलिया के फ़ैसले पर एक कदगन लगी हुई है। अदलिया का हर फैसला आइन के मुताबिक होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। न सिर्फ ये फ़ैसला न सिर्फ मुताबिक नहीं है, मुतसादम है, कई आइन की शिकों से मुतसादम है। और इसने जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसकी तो धज्जियाँ उड़ा के रखती हैं। अब सवाल सीटों से एक बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। सीटों से बड़ा सवाल ये है कि क्या अदलिया को ये इख्तियार हासिल है, जिस तरह हमें वो कहते हैं कि आपको इख्तियार, आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपको चॉइस ही नहीं है कि आप फैसला ना माने। ओके, हमने आज तक किसी फैसले को मुस्तरद नहीं किया, मानते रहे, फांसियां भी चढ़ गए, जला वतन भी हो गए, बेटे से तनख्वाह न लेने पे निकल भी, सब कुछ हमने कर लिया, मानते रहे हैं। लेकिन क्या आप भी एक सवाल का जवाब देंगे कि अगर आप एक ऐसा फैसला सादर कर दें जो ना आइन से मुताबिकत रखता है बल्कि मुतसादम है, आइन की शिकों को मफलूज करते हैं आप, तो क्या उस फैसले की पासदारी भी सब पे वाजिब है? और अगर ऐसा ही है तो फिर आपके सामने भी कोई कदगन है, कोई पाबंदी है, कोई नहीं है? हमें तो आप कहते हैं कि जी आप इस रास्ते पे चल पड़े तो तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। आप अगर इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो फिर कैसे तवाज़ुन बरकरार रहेगा? इसलिए आपको ये यकीनी बनाना, बावर कराना होगा। अभी नजर से देखिए ना, ये नहीं हो सकता है कि 50 साल गुजर जाएं, एक वज़ीर आज़म फांसी चढ़ जाए, उसके बाद अदालत ये एहसास हो कि गलती हुई है, फैसला हमने किया था। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लेकिन सर अब जिस तरह ये नहीं होना चाहिए, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, नहीं सर, लेकिन ये कि माजी में ये नहीं आप होना तो चाहिए कि 12 जुलाई का जो जी मैं इरफान साहब, बोलिए मैं एक छोटा सा सवाल बीच में करना चाह रही हूँ। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ माजी में अदालतें तो कॉम्प्रोमाइज़ रही हैं ना, नून लीग खुद भी उनका शिकार रही है मुख्तलिफ हवालों से। अब जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ वक्त पहले गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से और उसमें उन्होंने बात की, तो उन्होंने 12 जुलाई के फैसले का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, उस फैसले पर तो अमल करना पड़ेगा। आपके ख्याल में खुद तफरीक पहले भी होती थी जजेस में आप एक दूसरे के हवाले से, लेकिन अब ये जो तफरीक है ये बहुत वाज़ेह नहीं हो रही, या क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अदालती फैसला या अदालती रेट को तस्लीम करे हुकूमत और रियासत? देखें, मेरा ख्याल है कि 77 साल की 78 साल की तारीख में हमेशा उनकी रिट को तस्लीम किया गया है। और अगर सना फैसलों की दो कतारें बनाएं और एक तरफ ये लिखें कि कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो रोशन हरूफ में लिखे जाएंगे अदलिया की तारीख में, और कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो स्याह वरक के तौर पर हमारी तारीख का हिस्सा बने हुए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी फ़हरिस्त तवील होगी, ये तय हो जाना चाहिए। आप देखें 63(1) का फ़ैसला आया, आइन ये कहता है जी कि अगर कोई शख्स, कोई फ़र्द, कोई मेंबर अपनी पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ जाएगा तो वो डी सीट हो जाएगा। बहुत बड़ी सज़ा आइन ने दे दी। आपने ये कह दिया जी कि डी सीट होगा, उसके बाद एक जुमला लिखा आपने आइन के अंदर जो आपका इख्तियार नहीं है कि वो डी सीट भी होगा और उसके वोट भी नहीं गिने जाएंगे। क्या वो इतने नाअहल थे, जाहिल थे, उनकी उर्दू या उनकी अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई थी और वो ये जुमला नहीं लिख सकते थे? जब आप आइन रीराइट करने लगेंगे, जब आप शिकों को मफलूज करने लगेंगे, जब आप इलेक्शन एक्ट को, पार्लियामेंट को, जिस पे 2 साल लगे थे हमें बनाने में, 118 मीटिंग्स हुई थी, सारी जमातें ऑन बोर्ड है, उसको आपने उठा के बाहर फेंक दिया। तो फिर आपको भी ये देखना होगा कि अगर आप ये करेंगे तो आपके फैसले आइन की अदालत में कितना एहतराम पाएंगे, अवाम की अदालत में कितना एहतराम पाएंगे। और पार्लियामेंट आइन की माँ है। आप की जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो आइन से फूटती हैं, और आइन के अंदर जो अथॉरिटीज़ रखी गई हैं वो हमने रखी हैं। आप 17 होंगे या 20 होंगे, हमने तय करना है। आपकी तनख्वाह कितनी होगी, आपका टेन्योर कितना होगा, ये हमने तय करना है। आप खुद नहीं कर सकते। आप आइन के अंदर, कानून के अंदर, और किसी को उंगली उठा, आप पे तो 2 जजों ने उंगलियां उठा दी हैं, आपके अपने ही जजों ने। वो कहते हैं कि ये फैसला तो बाइंडिंग ही नहीं है इस तरह का। तो हम जब एतराज़ करते हैं तो हम वैसे बराए, हम ये नहीं कह रहे आप दे दें, सारी नशस्तें दे दें, हम चले जाएंगे, अपोजिशन में बैठ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ना करें कि आइन को तो गारत ना करें ना, और ऊपर से आप ये भी हमें कहते हैं, धमकी देते हैं कि जी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है। ये चॉइस किसी दुनिया की अदालत के पास नहीं है कि वो अपने आइन, अपने कानून, अपने ज़ाब्तों से मावरा होके अपनी विम्स पे फैसले करे। अगर विम्स पे फैसले होंगे, सियासी मसलतों पे फैसले होंगे और आइन से मुतसादिम फैसले होंगे, तो आइन क्या, वो पार्लियामेंट जो
आइन की माँ है, वो सर झुका के सबको तस्लीम करती चली जाएगी तो मुल्क किधर जाएगा? फिर क्यास पैदा होगा, फिर बदअमनी पैदा होगी, फिर जिस आइनी अदम तवाज़ुन की बात आप कर रहे हैं फिर वो आएगा। नहीं तो लिहाजा हम अदालतों का एहतराम करते हैं और जस्टिस मंसूर साहब तो माशाल्लाह बहुत ही मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया के बहुत रोशन किरदार जजों में से हैं और बहुत मोहतरम जजों में से हैं और उनके फ़ैसले बड़े मोहतरम हैं। उनके मुंह से ये बात कि जी हर हाल के अंदर चाहे वो फ़ैसला कितना ही, ये इससे पहले भी फ़ैसले मौजूद हैं। 14 जजों ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त भी एक फ़ैसला दिया था कि इस तरह के फ़ैसले बाइंडिंग होते हैं या नहीं होते। हम उस बहस पे नहीं पढ़ते। सही। हम कहते हैं अभी आपको एक गुंजाइश मौजूद है नजर सानी की, आप बिल बैठे, इसकी गलतियां बजाय इसके कि 50 साल बाद एक सुप्रीम कोर्ट बैठ के कहे मैं कि जी सर आपने इरफान ये साहब गलत किया था, आप खुद ही कर दें कि कथा कलामी की माजरत में यही जानना चाह रही हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाती है और जो महसूस हो रहा है उनकी गुफ्तगू से जजेस की, अगर वो इसी पे कायम रहते हैं कि जो फ़ैसला हमने किया है वही होना चाहिए और पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जी अगर कानून बन भी गया है तो माजी पर उसका इतलाक़ नहीं होता है, फ़ैसला जो आ चुका है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो क्या उसको फिर एक्सेप्ट करेगी हुकूमत? सर कोई पॉलिसी अगर आप वाज़े कर सकें इसकी पार्टी की। देखें अभी हमारा नुक्ता नज़र ये नहीं है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि पार्लियामेंट ने एक कानून बना लिया है, कानून फील्ड के अंदर आ चुका है, सदर मोहतरम उसकी मंजूरी दे चुके हैं। अभी तो इस फैसले का फ़ैसला ही नहीं लिखा गया। अभी ये कहना कि जी हम माजी पे इसका इतलाक़ कर रहे हैं, माजी पे नहीं कर रहे हैं हम तो। अभी तो इसका तफसीली फ़ैसला भी सामने नहीं आया, अभी इसकी नज़रसानी बाकी है, अभी तो ये प्रोसेस में है। इस प्रोसेस के दौरान एक कानून साजी हो चुकी है, वो कानून, उस कानून का इतलाक़ होगा। अगर आप ये भी नहीं करते और अपनी बात पे को उस पर हावी रखते हैं तो पार्लियामेंट के हाथ पाँव तो नहीं बंधे हुए ना, पार्लियामेंट भी अपना किरदार अदा करेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सदार अंदाज में पार्टी की पॉलिसी भी वाज़े की है, क्या ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं हुकूमत के पास? अगर अदलिया और हुकूमत आमने सामने हो तो यकीनन हुकूमत और रियासत ये कोशिश करेगी कि आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए एक ऐसे इदारे के सामने जो कि ख़ुद कानून नाफिज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। देखना ये होगा कि बाहमी रस्साकशी की ये कैफियत ख़त्म होती है या फिर नहीं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद फ़ौज की तरफ से जो अहम तरीन खबर आज जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से आई, इसके ऊपर कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। क्या असरात इसके सियासी तौर पर हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी खबर आज जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी थी, जिस तरीके से उनके कोर्ट मार्शल के बारे में प्रेस रिलीज जारी की गई और ये कहा गया कि उनके खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो ये शायद गलत नहीं होगा कि एक ऐसा अमल है जो शायद माजी में पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। लेकिन इससे ये भी वाज़ेह हो गया है कि फ़ौज की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है, न सिर्फ हुकूमत को, सियासी जमातों को, इदारों को, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को कि खुद एहतसाबी का अमल फ़ौज में अभी भी मौजूद है और इसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिशों का आज से आगाज़ हो गया है। अब देखना यह है कि इतने हाई रैंक के ऑफिसर को जब एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ेगा तो ये जो मिसाल कायम होगी ये तमाम दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे, तमाम दीगर अवामिल पे किस हद तक नाफिज होती है। लेकिन इस आज की खबर के असरात क्या होंगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इसी के ऊपर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आसिफ सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि वैसे तो ये बात की गई है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी ISPR की तरफ से कि टॉप सिटी का जो केस जो मई 2017 का केस और वाकया था उसकी कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन आपके ख्याल में ये कई सालों से इंक्वायरी चल रही थी, अब ये किस स्टेज पर होगी कि हतमी तौर पर ये फैसला हुआ कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए और उनका कोर्ट मार्शल भी किया जाए? देखिए सना ये जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आई थिंक इट्स अबाउट अ ईयर बैक, जी ये फैसला हुआ था कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए टॉप सिटी केस के बारे में, और फिर फौज का अपने एक बिल्कुल एक एहतसाब का सिस्टम, सेल्फ बड़ी सख्त एहतसाबी अमल है और उस पर इंक्वायरी बहुत फेयर तरीके से की गई है। ज़ाहिर है श्योर कि इनको पूरा अपनी सफाई पेश करने का मौका भी दिया गया होगा। उसके बाद फिर जाके ये फैसला किया गया जब इसमें एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद होगी कि इनके खिलाफ सफिशेंट एविडेंस है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, और फिर ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने रिकमेंड किया होगा कि अब सही है कि इनके खिलाफ ये हम इनके सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। ये इंक्वायरी में होती है। उसके बाद फिर जो लीडरशिप आपकी आदमी की है वो फैसला करती है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर है कि इतना सीरियस ऑफेंस होगा जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि इनका जनरल को फील्ड कोर्ट मार्शल करना चाहिए, और अब ये जो है अब इनको ट्रेन करने के बाद अब इनका ये एहतसाब
का अमल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर आप वो प्रेस रिलीज भी देख सके हो खुद भी, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी जो आर्मी एक्ट था उसकी मुतादिद मरतबा खिलाफ वर्जी की। तो आपके ख्याल में कि अमूमन तो रिटायरमेंट के बाद जो फ़ौज के अफसरान होते हैं वो एक अलग किस्म की लाइफ या आम जिंदगी गुजारते हैं, तो आपके ख्याल में वो सियासी तौर पर भी प्रोएक्टिव रहे या इस किस्म के दीगर अवामिल थे जो कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम किसी सूरत हाल से दो चार करना चाहते थे? वो क्या वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ कलेक्टिवली किया गया? देखिए, बात ये है कि इतने सीनियर ऑफिसर और सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के बाद आपको बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको अलाउड नहीं है कि डिस्क्लोज करें। सेकंड, आप पॉलिटिक्स में 2 साल तक बिल्कुल हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं। तो आई एम श्योर कि इसमें कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी या कोई ऐसी बातें की होंगी जिसकी वजह से ये इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ दिस फील्ड कोर्ट मार्शल के रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया होगा और डिसिप्लिन की कार्रवाई कोई खिलाफ वर्जी की होगी, जिसकी वजह से टॉप सिटी प्लस रिटायरमेंट के बाद की अगर उनके पास और ये सारी एविडेंस मौजूद होगी, क्योंकि जाहिर है कि जब भी कोई बात होती है ऐसी आर्मी में तो उसकी प्रॉपर एविडेंस होती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाता है। तो जाहिर है कि कोर्ट मार्शल में भी उनको अपनी दिफा का पूरा हक दिया जाता है। इसमें तमाम इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन अपना काम करती है, इनके खिलाफ लेकर आएँगी, दिफा में अपने ये जो कोई एविडेंस पेश करने वो करेंगे, डिफेंस लॉयर होगा और फिर एक 2 स्टार या 3 स्टार इस कोर्ट मार्शल के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके साथ एक हमारे आर्मी के लीगल ब्रांच के एक सीनियर ऑफिसर वो भी साथ मेंबर होंगे ताकि वो कानूनी पेचीदगियों को भी देख सकें और उसके बाद ये कार्रवाई स्टार्ट होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि आपके ख्याल में, ये तो इसमें कहा गया है इस प्रेस रिलीज में भी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने आज ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि इस पूरे केस या इस गिरफ्तारी को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और टॉप सिटी केस तक ही महदूद रखना चाहिए। आपके ख्याल में क्या वाकई सिर्फ इस तक महदूद रखा जा सकता है? क्योंकि चाहे 9 मई के हवाले से बातचीत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी तौर पर मदाखलत करने और मामलात आगे लेके चलने के हवाले से, तो कई पैरायों में इनका नाम पिछले 1 साल में भी आता रहा है अपनी रिटायरमेंट के बाद, तो खुद नून लीग की ख्वाहिश क्यों है सर कि सिर्फ इस केस की हद तक महदूद किया जाए इस गिरफ्तारी को? मेरे ख्याल में जनरली क्योंकि इसमें वो ऐसी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पर रही हैं कि ज़ाहिर है फिर बहुत चीज़ें पंडोरा बॉक्स जब खुलता है तो इसमें बहुत के नाम भी आ जाते हैं, तो दैट इज़ व्हाई दे वांट के इट शुड कंबाइन टू टॉप सिटी के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि इस केस के बारे में किया जाए। बट अगर कोई और एविडेंस होगी जो कि फ़ौज समझती है कि ज़रूरी है उनके बारे में चेक करना, तो वो तफसीलात भी आ जाएंगी, फिर अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि इसमें एक चीज़ भी बड़ी वाज़ेह हुई है कि जो तनकीद, जैसे आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनसे मुतादिद मरतबा ये सवालात होते रहे कि फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है। तो ये एक एहतसाब का अमल शुरू करके ये मैसेज क्या दिया जा रहा है? ये सियासी जमातों को दिया जा रहा है या हुकूमत को या पाकिस्तानियों को कि एक एहतसाब का अमल फ़ौज में तो शुरू हो गया है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी ये होना चाहिए? आपके ख्याल में ये मैसेज देने की और इसको समझने की कितनी ज़रूरत है इस वक्त? देखें, ये एक लोगों का मुंह बंद कर दिया है कि फौज में कितना सख्त कड़ा ये एहतसाबी अमल है। नंबर 2, जिस तरीके से मनगढ़ंत खबरें प्रोपेगेंडा बात की जाती है वो भी क्लियर होता है कि जी अब आप ये आपके सब मुंह बंद कर देनी चाहिए और आप अब कंपेयर करें कि फौज के खुदसाबी अमल को और सिविल में, ब्यूरोक्रेसी में और हुकूमत के लेवल पर क्या किसी की के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अगर कल इंक्वायरी हुई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है? क्या किसी को सजा हुई है? और फौज में से पहले आपके सामने कितनी सजा हुई है? एक 3 स्टार 3 स्टार को सजा हुई है, एक 1 स्टार को सजा मौत हुई है, फिर ये जो 9 मई के इंसिडेंट उनमें लोग ऑफिसर्स को सजाएं हुई हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें देखें तो फौज ने बड़ा क्लियर साबित कर दिया है। एंड नाउ ये सिविल में जो बातें की जाती हैं उनका इम्तिहान कि वो इसको कैसे आगे लेके चलते हैं और अपनी चीज़ें अपनी इनवर्ड देखेंगे उनकी क्या-क्या कोताही हैं और उसके खिलाफ उनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर, आखिरी सवाल इस हवाले से कि एक तो ये आपके ख्याल में ये जो बातें की जा रही हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगी ये सवाल कर लूँ कि ये भी अब काफ़ी दिनों से डिबेट हो रही है कि ये हुकूमत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है और फ़ौज की तरफ से ऐसा कोई इक़दाम उठा लिया जाएगा कि ये हुकूमत भी रुखसत हो जाए। तो अब आपके ख्याल में ये जो बातें की जा रही हैं कि चंद माह की मेहमान रह गई, आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन चाहेगा कि वो सियासी तौर पर इंटरफेयर करे जब ऑलरेडी इस मुल्क के लिए इतना कुछ करने की कोशिश इकनॉमिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी की गई है माजी में और ख़ासतौर पर पिछले चंद महीनों के दौरान?
नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि बिल्कुल फ़ौज इससे कोई लाताल्लुक है और लाताल्लुक रहेगी। ये अब हुकूमत का काम है, ऑपोज़िशन का काम है, देखना है कि क्या कर प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ये इनको देखने की बात है। फ़ौज अपने अदारे के अंदर रहते हुए अपने अदारे की मुतासाबी का अमल बहुत सख्ती से करती है और इसकी मिसाल कायम कर दी गई है, जितनी भी सेंसिटिव पॉइंट हो। अब आपने ये देखना है कि इसके बाद ये अब हुकूमत का काम है कि वो अपना इनवर्ड देखें कि उन्होंने जो खराबियाँ हैं, जो प्रॉब्लम है, कौन इन्वॉल्व है, कौन मुल्क के लिए लूटा है, उसको क्लियर देख लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाइयार। फ़ौज की तरफ से तो खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब सियासी जमातों को, हुकूमत को भी अब अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस इदारे के ऊपर तनकीद की जाती रही है माजी में कुछ एक हलकों की तरफ से, यकीनन उनको भी खामोश करवाने का एक मौसर अमल है और इसकी मिसाल आज कायम होती हुई नज़र भी आई है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद कुछ मईशत के हवाले से इक़दाम इस हुकूमत की तरफ से सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हुकूमत की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि सियासी सही लेकिन माशी लिहाज से भी कुछ न कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाए, इस हुकूमत की तरफ से यकीनन कोशिशें मौजूद अपनी जगह बदस्तूर हैं, चाहे वो पंजाब का सूबा हो या फिर विफाक हो। कोशिशें हैं कि ख़ास तौर पर नौजवानों के ऊपर फोकस किया जाए। इस हवाले से आज हमने तकरीबात भी मुनक़्क़िद होते देखी, लेकिन बज़ाहिर ग्राउंड के ऊपर कितना काम होना है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको नाफिज करने से पहले मरबूत प्लान की शक्ल देना ज़रूरी होगा। और शायद इसी हवाले से पाकिस्तान की मईशत के लिए बरतानवी जो माहिरीन हैं उनकी निगरानी में एक 5 साला मंसूबा तैयार किया गया है। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, आया किस पॉसिबिलिटी के तहत इसको अमल दरामद इस पर करने की कोशिश की जाएगी, और इससे पहले के जो मंसूबे माजी में होते रहे हैं क्या उनसे भी कोई बड़ी तब्दीली आ सकी है या फिर नई मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सेगमेंट में बात करेंगे। और उसके लिए मेरे साथ सीनियर माहिर माशियात हारून शरीफ साहब मौजूद है। हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो 5 साला मंसूबा है, इससे पहले कई मंसूबे आए, कई चले गए, और बरतानिया हो, अमरीका हो, कनाडा हो, दीगर ममालिक हों, लेकिन उन सब की तरफ से सजेशंस तो आते हैं, लेकिन आपके ख्याल में उन मंसूबों को नाफिज करने में कितनी मुश्किलात होती हैं और प्रैक्टिकल कितने साबित हो पाते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्टेफन ने अभी एक प्रोग्राम दिया है, बेसिकली उन्होंने उसको खुद प्रीएम्बल में कहा है कि वो एंडोर्स कर रहे हैं जो बहुत से हम लोग पाकिस्तानी बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने जो 3-4 चीजें आपके सवाल के जवाब के लिए मैं अर्ज कर दूं। आपको बताता चलूं, बाय द वे, स्टेफन एंड आई, हम दोनों इकट्ठे ऑक्सफोर्ड में अभी सेमिनार भी दिया, काम भी करते रहे। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, उन्होंने उसको कहा है कि पहली चीज तो ये है कि उसकी ओनरशिप हुकूमत के अंदर आए। अभी तक तो वजीर आजम के दफ्तर ने बनाया है, लेकिन वाइडर गवर्नमेंट में देखिए टेक्निकली ये काम प्लानिंग कमीशन का होता है, लेकिन क्योंकि एक टास्क फोर्स ने किया, पहले तो विद इन द गवर्नमेंट इस प्लान को ओन किया जाए कि टैक्स ऐसे बढ़ाना है, एक्सपोर्ट ऐसे बढ़ानी है, इकोनॉमी को आपने जॉब क्रिएशन जैसे उन्होंने कहा कि 4 लाख से 10 लाख पे ले जाना है। दूसरी चीज एक अहम हमारे समझने की है, उन्होंने भी हमारी बात को इस तरह एंडोर्स किया है कि उन्होंने एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ का प्लान दिया है, कोई ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है कि पाकिस्तान कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर जाएगा। देखिए ना, 5 साल में ग्रेजुअल एक इंप्रूवमेंट की तरफ बात की है मुख्तलिफ शोबाजात में। दूसरी चीज सना जो बहुत अहम है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, वो जो स्टेफन ने भी बात की है, जो उनकी किताब भी है, गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, बात ये है कि वो कहते हैं कि एलीट्स को बैठ के फैसला करना है कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा। ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि सब लोग जो हमारे बड़े हैं वो क्या अभी तो हम टेबल पे बैठने पे तैयार ही नहीं है। जो पावर ब्रोकर्स हैं, जो अपोजिशन है, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो एक तो उनको कन्वीन कौन करेगा ताकि एक प्लान की ओनरशिप आ सके। एट द एंड ऑफ द डे, जो आपका सवाल के ऐसे बहुत से प्लान आ चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट सर, प्लान आते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते ना। मेरा मकसद ये था कि इन्होंने भी बहुत अच्छा प्लान बनाया होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट करने के लिए, ये तो मुझे समझ आ गया कि नीयत होनी बड़ी जरूरी है। प्रैक्टिकल फीजिबल कितना है ये प्लान? जी, मैं इस पे बड़ी प्रैक्टिकल सजेशन दे रहा हूं। जो बहुत अरसे से वजीर आजम और बाकी लोग एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अब आपके पास एक कागज है, आप उस कागज को टेबल पे रख के सबको टेबल पे बुलाएं कि लेट्स डिबेट एंड ओन इट, और जहां की डिसएग्रीमेंट है वहां आप डिसएग्रीमेंट कर लें। ये पहला स्टेप है। ठीक। दूसरा स्टेप ये है कि इदारे कौन से आप चूज करते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए।
ये वजारतों का या कैबिनेट का काम नहीं है। देखे ना, अगर टैक्स का काम करना है तो एफबीआर के इदारे के अंदर आपको कोई चैंपियन बिठाना पड़ेगा। अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बिल्कुल रिवैम्प करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्या हम मेरिट की बेस पे कोई 5 साल के लिए हर इस एरिया के लिए कोई लीड पर्सन जिसको मार्केट्स और सारी पार्टियां एतबार करती हैं लगा सकते हैं और उसके पीछे खड़े होते हैं सब लोग। देखे ना, अगर जैसे मैं भी हुकूमत में था, आप किसी को भी ले आए, अगर एक प्रोफेशनल के पीछे पॉलिटिकल एलीट खड़ी नहीं होती विजिबली तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता। सो हमें सेकंड फेज ये है कि इदारों को 2-3 को आगे लाना है कि अब ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे और हम इनको फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन है तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन लगाएं, इनको वजारत से खत्म करें और एक कॉम्पिटेंट टेक्निकल आदमी हो जिसके पीछे पॉलिटिकल एलीट उसको सपोर्ट करे। बाकी ममालिक में इस तरह ये काम हुआ है। जो स्टेफन की रिपोर्ट है या जो उनका पहले काम है वो कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने बार्गेन अच्छा नहीं किया और बाकी ममालिक आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए। अब उसको कैच अप करने के लिए क्या तरीका है? तो एक तो कंसेंसस है, वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स है, बड़ी फ्रेगमेंटेड पावर है, वेस्टेड इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा असर है। अब उसको तो तभी आप तोड़ सकते हैं कि सब लोग टेबल पे बैठे हैं, स्टेक होल्डर। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि रूलिंग एलीट की कंस्टिट्यूएंसी को इसको अग्री करना पड़ेगा क्योंकि उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हारून साहब ये फरमाइएगा कि ये एलीट्स तो चलें, बड़ा एक मुश्किल टास्क होगा अगर बैठ जाएं और अपने मफादात के बजाय मुल्क के मफादात के लिए सोचें। लेकिन सर, आज एक बड़ी अहम खबर रही जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और उससे ये बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि एहतिसाब का अमल हो और उन्होंने अपने से ही उसका आगाज़ किया है। अब ये जब इस किस्म की खबरें आती हैं तो सर, आपके ख्याल में वेस्ट में इस हवाले से क्या होता है? क्योंकि अगर मैं IMF के एग्रीमेंट की बात करूँ तो वो भी शराइत के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। बड़ी कंपनीज को लाएं तो वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फिर इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात आती है। तो आपके ख्याल में सर, अगर देखा जाए तो इस किस्म के अवामिल या स्टेप्स लेने से क्या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और इसके आपके ख्याल में रिपरकशंस क्या होंगे? जी, अगर तो लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिया जाएगा तो बेहतरी की तरफ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट लेवल पे एक अच्छा सिग्नल देती है इन्वेस्टर को कि रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। अगर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होती चीजें और लोगों के शक शुबहात रहते हैं, उससे फिर ज्यादा डिवीजन होगी, ज्यादा पोलराइजेशन होगी, ताकि लोग उसको जो है ना कॉशियसली देखेंगे और वेट करेंगे, वेट एंड सी बन जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त सर्टेनिटी देने की जरूरत है, वेट एंड सी की जरूरत नहीं है। अब ये वक्त बताएगा कि कम्युनिकेशन कैसे होती है अमंग की स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक। देखिए, पब्लिक को डोमेन में लाना और उनको सिर्फ बताना काफी नहीं होता। ये जो इंस्टीट्यूशंस आर सीन टू बी डूइंग थिंग्स जो कि पब्लिक समझे कि भाई ये वाकई मेरिट पे हो रही है। अगर तो वो होती है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अकाउंटेबिलिटी एट द हाईएस्ट लेवल जो हमारी हिस्ट्री में बहुत कम हुई है, बिल्कुल होनी चाहिए इदारों में, और वो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद थे, माशियात हैं, और यकीनन पाकिस्तान में अगर अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ हुआ है तो ये यकीनन वो नुक्ता आगाज़ होगा जिससे बेहतरी की तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सियासी जमातों के जाने का आगाज़ हो सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि नीयतों के साथ साथ इसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक किया जाता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।